दोस्तों जेआईबी एग्ज़ाम अब दूर नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप इसे सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन टाइम और दूसरे चैलेंजेस के वजह से अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं आई एंड आईएफएस के मैराथन सेशन, जिसमें अगले 1-1.5 घंटे में एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जरिए हम कवर करेंगे। मेरा लक्ष्य ये है कि आपकी कम समय में इतनी तैयारी करवा दूं कि आप इस बार जैब क्वालिफाइड का टैग हासिल कर सकें। तो जेआईबी एग्जाम के अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का अच्छा आइडिया होना चाहिए, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि जेआईबी एग्जाम में मॉड्यूल बी ऑफ आई एंड आईएफएस कंपोनेंट, जो आपका पहला पेपर है, वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो आई एंड आईएफएस में मॉड्यूल बी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, although the importance comes in this way, module D सबसे important है, then A and B and then I would say C। ठीक है, although A B C almost similar importance bear करते हैं, but C काफ़ी लेंदी सा मॉड्यूल है, तो इस वजह से थोड़ी डिफिकल्टी होती है इसे कवर करने में विद इन लेस स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, तो ये जो है नॉर्मल इंपॉर्टेंस है, बट कई बार ए एंड बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड डी थोड़ा कम, लाइक अक्टूबर 2024 में हुआ था। तो मॉड्यूल बी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस मॉड्यूल में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑल ऑफ दिस विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। अब आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर लेकर बैठना है और उसमें आप लिखते जाइए कि किस किस क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पा रहे हैं। वॉट एवर इज योर आंसर, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन एंड देखिए कि कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन आप आंसर कर पा रहे हैं। एंड एट द एंड, क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे, तो आउट ऑफ 50 आपका स्कोर क्या रहा, ये आपको मुझे कमेंट करके नीचे बताना है। साथ के साथ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो लेट्स सी किसका स्कोर सबसे हाईएस्ट आता है इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट आ रहा है मतलब आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है एग्जाम के लिए। तो लेट अस बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, मॉड्यूल बी का, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच टुडे इज कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट्स, फर्म्स, हाउसहोल्ड्स इज कॉल्ड डैश। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है एंड इसके आंसर यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, न्यू इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि छोटे स्तर पर, ठीक है, ऑन अ स्मॉलर लेवल। तो स्मॉलर लेवल इज लाइक दो इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल, लाइक मेरी डिमांड क्या होगी और फिर किसी और की डिमांड क्या होगी, एक पर्टिकुलर मार्केट में डिमांड क्या होगी और इसके बेसिस पे सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस कितना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली विच आर पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो लार्जर लेवल पर, बड़े स्तर पर, macro is like at the level of the entire state, at the level of the entire country, at the level of the entire region या इंटरनेशनली पूरे दुनिया के इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी हम एक पर्टिकुलर कंट्री की ही बात कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एट द लेवल ऑफ द कंट्री। एट द लेवल ऑफ द कंट्री हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द टोटल जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट क्या है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स क्या है, पूरे इंडिया में जो पॉवर्टी वगैरह है इससे रिलेटेड पैरामीटर्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। तो ये स्टडी आती है विद इन द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो ए विल बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, तो मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप आपको सही से चीजें समझ में आएंगी। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कर दिया है तो यू कैन जस्ट गिव योरसेल्फ अ 1 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट अपने आप को दे सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आपने ए सही जवाब दिया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्पीशियस कंजम्पशन। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंजम्पशन रिलेटेड हम चैप्टर 13 में देखते हैं, बिकॉज चैप्टर 13 इज ऑल अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट कंजम्पशन है, इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन है, ये डिफाइन करते हैं डिमांड हमारा कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन प्रोडक्ट्स।
अब ये जो कंस्पिशियस कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट है ये रिलेटेड है टू द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप यू हैव एन आइडिया व्हाट दिस लॉ ऑफ डिमांड इज। अगर आप किसी चीज को इसका प्राइस जो इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड गिरते जाते हैं, अगर उसकी प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा। सो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्राइस एंड डिमांड। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड लॉ ऑफ डिमांड में बताया गया। अब कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन नहीं करता। लेट्स आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर आपको मैं एक ऑप्शन दूं कि यू कैन बाय आईफोन 13 एंड यू कैन बाय आईफोन 16, कौन सा आप बाय करना चाहेंगे, कौन सा खरीदना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली आपका काफी ऑब्वियस आंसर होगा कि भाई मैं आईफोन 16 ही खरीदूंगा, कुछ और क्यों खरीदूं। बट डिड आई टेल यू कि इसका जो प्राइस है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 13। इवन दो प्राइस ज्यादा है, इसकी डिमांड भी ज्यादा है। तो एक इस तरह का गुड है, दिस इज कॉल्ड अ लग्जरी गुड। और ये जो कंजम्पशन है ये जनरली इकोनॉमिस्ट को पहले समझ में नहीं आता, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंस्पिशियस, यानी कि समझ में नहीं आ रहा क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेटस सिंबल है, ऑब्वियसली क्वालिटी ज्यादा बेटर होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आईफोन एंड दैट टू अ बेटर वन प्रेफर करते हैं। तो लग्जरी गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, दैट इज व्हाई लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली उसका एक एक्सेप्शन है लग्जरी गुड्स। ये सारा जो थियोरी है वो थॉर्स्टीन वेबलन नाम के इस व्यक्ति ने बताया था। तो लग्जरी गुड्स को हम इसीलिए वेबलन गुड्स भी कहते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर, एक तो हमारा वेबलन गुड्स है जो कि एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड, एंड सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी ऑप्शन ए, बिकॉज कंस्पिशियस कंजम्पशन इज रिलेटेड टू लग्जरी गुड्स या वेबलन गुड्स। अब दूसरा है कि अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस की बात करो, पेट्रोल तो डेली यूज का आइटम है और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी अपने गाड़ी में आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि पानी डाला और चल दिए, नहीं, वी हैव टू फिल पेट्रोल ओनली, नो अल्टरनेटिव्स एट ऑल। ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वी हैव टू बाय इट एनीवे बिकॉज देयर आर नो अल्टरनेटिव्स। तो ऐसे गुड्स जो कि एक्चुअली इंफीरियर कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो लग्जरी गुड्स है इंफीरियर है। दूसरी बात, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दीज गुड्स, इनकी प्राइस अगर इंक्रीज की जा रही है तो डिमांड इनका इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल आज पेट्रोल 100 रुपए का है, कल 150 होगा, परसों 200 होगा, हमें पता है। तो कल का आप इंतजार नहीं करेंगे और सारी गाड़ियां जो आपके पास है लेकर जाएंगे और भर देंगे पेट्रोल उनमें। Isn't it? बोतलें भी ले जाएंगे, ऑल्दो मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, बट यू विल डू दैट। सो दिस काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड द गिफन गुड्स। ये भी एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। जो इंफीरियर गुड्स हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उनका प्राइस इंक्रीज करने पे डिमांड इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर इसे खरीद लेते हैं। अब नेक्स्ट, सो सर रॉबर्ट गिफन ने बताया था। अब एडम स्मिथ जो है इन्हें श्रेय दिया जाता है ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लाइक ही इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन जिन्हें जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को लेकर आए थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स के एक डेफिनेशन दिया था विच इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ वेल्थ। एंड इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का दूसरा डेफिनेशन दिया है लियोनार्ड मार्शल ने, विच इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ वेलफेयर। इनके बारे में हम और अच्छी तरीके से आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कंसिडर द फॉलोइंग: नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ M3 मनी सप्लाई इन एन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स यहाँ पर इनमें से कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, इफ यू हैव अ लुक, तो M3 मनी सप्लाई जो है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो M3 मनी सप्लाई होता क्या है, ये M क्या है, ये 3 क्या है यहाँ पर। तो वी नो कि देयर आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स यानी कि आरबीआई इन्हें जो मनी हमारे इकोनॉमी में है उन्हें अलग अलग बास्केट्स में जो है मेजर करता है टाइप्स ऑफ मनी के बेसिस पर, कि कौन सा मनी किस टाइप का है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या है सर? एक तो नोट हो गया, एक तो कॉइन हो गया, यही तो टाइप्स है जी। हाँ, ये तो सही है, लेकिन ये जो इनिशियली जो मनी प्रिंट होकर आता है, नोट एंड कॉइन्स एंड आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स है फॉरेन करेंसी के, ये सबको हम M0 इस तरीके से लिखते हैं कि हाँ ये रिजर्व मनी है, इनिशियल मनी है, हाई पावर्ड मनी भी इसे कहा जाता है। अब ये मनी क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में जाता है, जाने के बाद ये मल्टीप्लाई होने लगता है थ्रू अ फैक्टर कॉल्ड मनी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या इंक्रीज होने लगता है। तो इस हिसाब से जो इंक्रीज होने लगता है तो इसका मेजर जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, और साथ के साथ इसकी लिक्विडिटी में वेरिएशंस आते हैं कि लिक्विडिटी इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इनटू कैश। ठीक है, कैश एंड यूज इट इन द ट्रांजैक्शन, इजीली ट्रांजैक्शन में यूज कर पाए। तो लिक्विडिटी धीरे धीरे घटने लगती है। तो ये सबसे लिक्विड कैश है। ठीक है, मनी जो कॉइन्स नोट है तो वो ईजिली आप ट्रांजैक्शन में फटाफट यूज करेंगे। बट इसके बाद आगे के जो स्टेप्स है उसमें जो हम मेजर्स देखते हैं उनमें आप इनकी लिक्विडिटी थोड़ी कम होती रहती है। अब इससे आगे है M1, जहां पर हम ये देखेंगे कि जो भी मनी
पब्लिक के पास सर्कुलेशन में है, और जो मनी है इन द बैंक्स, बैंक के डिमांड डिपॉजिट में एंड बैंक के टाइम डिपॉजिट में, ठीक है। देर इज़ अदर मनी ऑल्सो जो कि बैंक पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट में एंड पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में। तो ये दो जगह जहाँ पर हम पैसे डालते हैं, एक तो बैंक, एक तो पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का तो हमें पता भी नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी क्लासीफाई किए गए। M1 मेजर ऑफ मनी अगर हम देखें तो मनी जो सर्कुलेशन में है अलॉन्ग विथ मनी जो आरबीआई के पास है, ठीक है, आरबीआई के पास डिपॉजिट्स है, बैंक के डिपॉजिट्स है एंड डिफरेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स है, ये सब M1 में आता है। एंड बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट है ये भी आते हैं, एंड बाकी ये सारी चीज़ें नहीं आती M1 में, ठीक है। इसी तरीके से M2 को अगर हम देखें, यहाँ पर M2 में एक्चुअली मनी इन सर्कुलेशन, आरबीआई के पास जो मनी है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक में जो डिपॉजिट्स है एंड पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है, ये सब आ जाता है इन द डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब M3 के कंपोनेंट्स अगर हम देखें, मनी जो सर्कुलेशन में है, पोस्ट आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स है, बैंक के पास जो सारे डिपॉजिट्स है, डिमांड एज वेल एज टाइम, वो आ जाता है। एंड अब M4 में सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट मेजर्स जो है आरबीआई कैलकुलेट करता है एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होता है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स पूछे गए किसके, M3 मनी सप्लाई के, ठीक है। तो M3 अगर हम देखें, करेंसी विद द पब्लिक, जी हाँ, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, जी हाँ, टाइम डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट, है ना, करेंसी विद द पब्लिक, और आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स है वो भी है, डिमांड डिपॉजिट एज वेल एज टाइम डिपॉजिट जो बैंक के पास है वो भी है। तो ये चारों ही चीज़ें आपके M3 में आ जाती है। दैट इज वाई 2 + 3 + 4 + 5 बी वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है ये सोर्सेस ऑफ M3 है। M3 के डिफरेंट सोर्सेस है जो कि गवर्नमेंट से पैसा आता है, और डिफरेंट जो है बैंक्स अलग अलग प्राइवेट सेक्टर को पैसा देते हैं, पब्लिक को देते हैं, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। बट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं ये आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी में नहीं आते, तो रिजर्व्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी सब ऐड करते हैं टू फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ M3। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन, तो दैट इज व्हाट इज द सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ M3, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स आर रिलीज्ड डैश इन इंडिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए देर आर डिफरेंट प्राइस इंडिसेस दैट आर यूज्ड, ठीक है। ये प्राइस इंडिसेस डिफरेंट लेवल्स पर जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो यहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन हुआ है, एंड यहाँ से होलसेल मार्केट में ये सारा सामान आएगा। अब होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट, आपके घर के पास के जो शॉप है वहाँ पर शॉपकीपर होलसेल मार्केट से खरीद कर ये सामान लेकर आएगा। तो होलसेल मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अब रिटेल मार्केट में कंज्यूमर्स जो बाय सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसमें वेरिएशंस ऑफ द प्राइस बताता है, ठीक है। अब देर इज वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड द जीडीपी डिफ्लेटर, एंड इसके बारे में पहले भी हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नथिंग बट, अगर आप लेट्स से 10 गुड्स बने हैं इन इंडिया, ठीक है, और इसके हिसाब से हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो आज के जो प्राइजेस है ईच गुड के 100 रुपीज़ ईच है, तो 1000 रुपीज़ जो है पूरा जीडीपी रहेगा जो इस प्रोडक्शन का कॉस्ट है। अब 2011-12 में जो इसके प्राइजेस है लेट्स से 50 रुपीज़ था, तो ये टोटल कितना 500 हो जो है इसका जीडीपी होगा ये 10 गुड्स का, ठीक है। तो इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं कि ये एक्चुअल प्राइस बता रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इसका प्राइस 50 से 100 हो चुका है। तो अभी का जो प्राइसेस है वो नॉमिनल जीडीपी उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज किस वजह से हुआ, इन्फ्लेशन के वजह से, और इसे हम करंट प्राइस कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी बेस्ड अपॉन द कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, पहले का प्राइस के हिसाब से। तो ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं सर, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया है। हम वो प्राइस बढ़ा हुआ प्राइस के हिसाब से नहीं, पहले का प्राइस क्या था उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन हुआ है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। रियली जीडीपी कितना है, तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितने बार, कितने टाइम्स जो है ये इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग। नॉमिनल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, जब हम करेंगे दैट इज 1000 बाय 500, तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा विच इज 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इसमें। तो दीज आर द 3 वेज इन विच इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड। तो डब्ल्यूपीआई, सीपीआई ये मैंने आपको बता दिया, और WPI CPI कैलकुलेट करना इजी है, तो एवरी मंथ इसे मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। बट आप देख रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए आपको नॉमिनल रियल जीडीपी दोनों कैलकुलेट करना है एंड उसके वैल्यूज को डिवाइड करके फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस वजह से ये क्वार्टरली बेसिस पे
ठीक है, एवरी 3 मंथ्स में कैलकुलेट किया जाता है। तो WPI CPI का फ्रीक्वेंसी पूछा है, ऑब्वियसली द आंसर विल बी मंथली बेसिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं। CPI वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक CPI वैल्यू दे दिया है एंड बाकी आपको कैलकुलेट करना है। अब CPI वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले का इन्फ्लेशन कितना, अभी का इन्फ्लेशन कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, इट इज़ लाइक प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, आपने खर्च इतना किया, प्रॉफिट इतना हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो कितना इंक्रीज हुआ है वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितना था वो इंटू 100% करेंगे तो आपको CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का परसेंटेज इंक्रीज जो है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं, दिसंबर 2022 में 189 था और नवंबर 2022 का प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, बट ये बताया हुआ है कि ये इंक्रीज हुआ है -0.2%। ठीक है, 0.2% इंक्रीज हुआ है। तो ये फाइनल वैल्यू बता दिया गया है कि ये -0.2 है, बट ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं कि ओरिजिनल वैल्यू कितना था। तो लेट्स से ओरिजिनल वैल्यू सम x% था। ठीक है, तो दिसंबर में से 189 में से x% अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इसको x से डिवाइड करेंगे एंड इंटू 100%, 100/100 करेंगे तो हमें -0.2 आएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर सिंपली भी आप देख सकते हो, तो 189 है, इसका 0.1% अगर हम देखें, 1% क्या होगा, 1% होगा अगर हम देखें 1.89, 0.1% 0.189 ऐसा कुछ होगा। 0.2% क्या होगा, 0.189, 0.189 ये आप ऐड कर सकते हो। इट इज़ लाइक 19 + 19 ऐसा कुछ, 18 + 18 कर लो, 36 या 38, 0.36 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो नवंबर में इतना था बट ये रिड्यूस हो गया बिकॉज नेगेटिव है। तो नवंबर में कितना 189.36 के आसपास जो है वैल्यू था बिकॉज 0.2% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो विल बी गेटिंग 189। तो यहाँ पर आंसर वुड बी अराउंड 189.36 जो नवंबर का बढ़ा हुआ वैल्यू था वो रिड्यूस होकर दिसंबर में 189 हो गया। आई होप इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आया, या फिर आप इसको सॉल्व करके भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको उधर ले जाओ एंड देन सॉल्व इट, एंड यहाँ पर परसेंटेज दोनों में है तो यू कैन जस्ट लीव इट एंड कैंसिल इट आउट, एंड 100 नीचे जाएगा, x इधर जाएगा, प्लस माइनस करके जो वैल्यूज आ रहे हैं कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो द आंसर इज 189.36। थोड़ा इनडायरेक्ट गेस भी आपको करना चाहिए एंड विद दैट यू विल बी गेटिंग द आंसर। अब ये देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, द बुक द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, दिस हैज रिटन बाय हुम, जॉन मेनार्ड किन्स और सर रॉबर्ट गिफन, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। तो ये सारे जो है इनका इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में ये यहाँ पर जो है द रॉबर्ट गिफन, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, ये सारे हैं। तो इस बुक को लिखा किसने, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट को सर्कल किया है। वी हैव रेड इन 15 चैप्टर थियरीज ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो थियरीज ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें वी हैव वन थियरी, पहला थियरी जो है उसे हम क्लासिकल थियरी कहते हैं। क्लासिकल थियरी को रिफ्यूट करके जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी खुद की थियरी दी जिसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये थियरी ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने दी है एंड द बेसिस ऑफ दैट इज दिस बुक ओनली। तो ये बुक एक्चुअली जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये 1936 के आसपास आई थिंक लिखी थी। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड जो है गिर गया था इन यूएस से। ग्रेट डिप्रेशन के बाद इन्होंने ये बुक लिखी एंड इससे इन्होंने बताया कि भाई सिर्फ इकोनॉमी में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपको देखना होगा। यू ऑल्सो हैव टू चेक कि मैक्रो लेवल पर क्या इकोनॉमी में वेरिएशंस आ रहे हैं। तो इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आगे जाकर इंटरेस्ट की थियरीज ये सब दिए थे एज पार्ट ऑफ दिस कमिंग अप विद दिस बुक। तो जॉन मेनार्ड कीन्स, ए वुड बी द राइट आंसर। अगर आपने ए मार्क किया है तो यू हैव वन मोर पॉइंट इन योर पॉकेट। ठीक है, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस वजह से इन्हें फादर भी माना जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज yes John Maynard Keynes. Okay, so I hope you will remember these facts. 7th, which one of the following is characteristic of boom phase of the business cycle? तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है और इसमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम बिजनेस साइकिल समझ लेते हैं। तो वी नो कि जब भी इकोनॉमिक साइकिल भी इसे कहते हैं, जब भी इकोनॉमी में जीडीपी से रिलेटेड वेरिएशंस आते हैं तो देयर इज समटाइम्स ग्रोथ इन द जीडीपी, देयर इज समटाइम्स ड्रॉप इन द जीडीपी। तो जब ये ग्रो हो रहा है एंड एक मैक्सिमम को रीच कर रहा है तो उस फेज को हम बूम फेज कहते हैं। अब ये बूम फेज में बहुत ही हाई लेवल ऑफ डिमांड होता है, डिमांड सप्लाई से बहुत ही कोसों दूर होता है, इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम डिमांड। डिमांड विल बी सम 1000 आइटम्स का, तो सप्लाई हमारा 50 आइटम्स का ही होगा। ऐसे बहुत ही डिफरेंस आता है, देयर इज अ होल लॉट ऑफ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अभी एक पीक पे पहुंचकर इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, लाइक इन कोविड टाइम व्हाट हैपेंड, द
जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम होता गया। एंड इस पर्टिकुलर फेज को हम रिसेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेशन फेज। अब ये नेगेटिव में चला गया था, कोविड के टाइम हुआ था, इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। एंड उसके बाद हम इससे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। ठीक है, अब आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में, कि इनमें से किसको हम द फेज ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का फेज किसे कहते हैं, डू यू नो? ठीक है, बूम फेज को हम सेलर्स मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राज जो है सेलर का होता है। सेलर कैन फिक्स एनी काइंड ऑफ प्राइस बिकॉज बहुत हाई डिमांड है। प्राइस जितना चाहे उतना फिक्स करो, डिमांड बहुत हाई है, कोई भी खरीद लेगा। ठीक है, तो सेलर्स मार्केट इसे कहा जाता है। अब आपको बताना है कि द फेज ऑफ क्राइसिस किसे हम कहते हैं आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज 4 फेजेस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बूम फेज के? अब तो आप ट्राई कर सकते हो टू आंसर दिस। एक्सीलरेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड इंक्रीज इन द डिमांड, एब्सोल्युटली यस। डिमांड पीक्स टू लेवल्स दैट एक्सीड सस्टेनेबल आउटपुट और प्रोडक्शन लेवल्स। सप्लाई से बहुत ही हाई जो है डिमांड हो जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इकोनॉमी हीट्स अप बिकॉज डिमांड सप्लाई का जो लैग है, डिफरेंस है, वो काफी अपेरेंट हो जाता है। यस एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस कि हाँ बूम फेज में ये तीनों ही चीजें हम देखते हैं। तो सी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो इसी को हम कहते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल है ये। ठीक है, और यू हैव टू टेल मी कि कौन से फेज को हम द फेज ऑफ क्राइसिस, ठीक है, द मोमेंट ऑफ क्राइसिस कहते हैं। 8, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR कंप्राइज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको MCLR में देखने को मिलता है? ठीक है, अब MCLR है क्या? प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ यू नो द आंसर। MCLR इज एक्चुअली द वे इन विच इंटरेस्ट रेट, जो आपके बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करते हैं, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला इनके पास होता है। एंड वो फॉर्मूला को हम फॉर्मली कहते हैं MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, MCLR का फॉर्मूला में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है, ये चीज यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो बैंक के कुछ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, फंड्स को इकट्ठा करने में थोड़ा कॉस्ट लगा होगा। बैंक के कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ से वहाँ ले जाना, कार में डालो और सेफली जो सिक्योरिटी के साथ ये पैसा इधर उधर भेजो, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 थिंग्स जो बैंक का खर्चा करवाते हैं, लाइक बैंक को CRR मेंटेन करना होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और ये भी बैंक RBI के पास मेंटेन करता है, बट RBI एक पैसा का इंटरेस्ट भी उस पर नहीं देता। लेट्स से आप किसी के पास पैसे रख रहे हो तो वो आपको इंटरेस्ट देगा, बट RBI नहीं देता। सिमिलरली बैंक जो लॉन्ग टर्म लोन है वो भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट एंटिटीज को, बट इसमें बैंक को काफ़ी लॉस होता है बिकॉज बैंक का काफ़ी पैसा जो है फंस जाता है लॉन्ग टर्म लोन में, फिर इसका प्रॉफिट भी लेट आता है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ इश्यू। तो इस चीज़ को बैंक कहता है कि मुझे थोड़ा लॉस हो रहा है, इसका जो कंपनसेशन है वो मैं ऐड करूंगा इन द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो ठीक है, बट ये फॉर्मूला में जो वैल्यूज है वो बैंक खुद से इंटरनली प्लेस करता है। ठीक है, दैट इज वाई इसको भी दरकिनार किया गया है, इसको भी हटा दिया गया है। एंड प्रेजेंटली वी हैव द EBLR बेस्ड जो है नया फॉर्मूला लाया गया जिसे हम EBLR कहते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क्स इसमें कौन कौन से हैं? यू कैन टेल मी। वन ऑफ देम आई एम टेलिंग यू, रेपो रेट के बेसिस पर, यानी कि रेपो रेट जो भी है उसके ऊपर 5-10% या फिर जो भी स्प्रेड आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं ऐड करके इसको कैलकुलेट करें। तो रेपो रेट प्रेजेंटली आई थिंक 6.25%, तो उस पर 5%, तो आपका जो इंटरेस्ट परसेंटेज है ओवर होम लोन लेट से दैट इज 11.25%, कुछ ऐसा EBLR के थ्रू किया जाता है। अब सेकंड इसमें क्या है एंड थर्ड क्या है डिफरेंट यहाँ पर जो आपके बेंचमार्क से, दैट यू हैव टू टेल मी, इफ यू रिमेंबर यू कैन टेल मी। ठीक है, अब MCLR के कौन कौन से कंपोनेंट्स है? ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नेगेटिव कैरी ऑन CRR यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट यस, टेनोर प्रीमियम जो कि लॉन्ग टर्म के लोन से वो दिए जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा लॉस हो रहा है बैंक को, दैट इज कॉल्ड टेनोर प्रीमियम। इज दैट क्लियर? तो चारों चीजें, तो 1, 2, 3 एंड 4 D विल बी द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी डैश द लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डीप गया हुआ ये क्वेश्चन है। देयर आर चांसेस कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो प्लीज ट्राई टू आंसर, पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो द आंसर। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? दिस इज टॉक अबाउट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें जॉन मेनार्ड कीन्स की थियरी है। इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी
जो है इकोनॉमी में देर आर टू एसेट्स एंड एक डिसीजन होता है लोगों के पास कि वो टू एसेट्स में से किसी एक जगह पर अपने पैसों को रखें। पहला एसेट है लिक्विड मनी के फॉर्म में, एकदम लिक्विड फॉर्म में अपने पास ये पैसों को रखें। सेकंड है कि वो ये पैसे रख सकते हैं इन द बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे वेरी करते हैं, एंड अगर ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है तो आप पैसा कहाँ रखोगे, बॉन्ड में ही सारा इन्वेस्ट कर दोगे, इजंट इट। तो इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस या मनी डिमांड जो है वो समझ में आ रहा है कि आप लिक्विड फॉर्म में मनी रखोगे या फिर बॉन्ड्स में। तो यहाँ पर लिक्विड मनी है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो लिक्विड मनी, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो ऑब्वियसली आप लिक्विड फॉर्म में नहीं रखोगे, सारा का सारा पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पॉइंट है। और अगर ये इंटरेस्ट रेट कम है तो ऐसे केस में लिक्विड मनी आपके पास बहुत हाई रहेगा। बॉन्ड में 2% इंटरेस्ट मिल रहा है तो भाई कौन रखेगा, पैसे फंसाना क्यों है, लिक्विड फॉर्म में रखो, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब हम कर देंगे। तो द कर्व इज एक्चुअली इन दिस वे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, और इसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व या फिर मनी डिमांड कर्व भी कहते हैं। ओके, तो ये थियरी यही कहती है कि जो पूरा हमारा इंटरेस्ट रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द मनी डिमांड कर्व, एंड ये मनी सप्लाई का कर्व है। तो एक इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है टू अ पर्टिकुलर लेवल। लेट अस से आरबीआई हैज अ लिमिट ऑफ 200 करोड़, हमारी इकोनॉमी 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा नहीं होगा, ऐसा डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ये चीज़ फिक्स होती है, आरबीआई फिक्स करता है। तो दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई कर्व, दैट इज वाई एक स्ट्रेट लाइन, इंटरेस्ट रेट जो भी हो, हमारा मनी का सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है। तो ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही अब मैंने आपको पूरी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी ही ऑलमोस्ट बता दी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एन इंक्रीज इन द इनकम, अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो आप लिक्विड फॉर्म में मनी ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे हमेशा। तो दैट इज़ वाई दिस कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, ज़्यादा मनी रखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट इतना है तो आप पहले 10 रुपीज़ रख रहे थे, अब 100 रुपीज़ लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं, बिकॉज आपके पास लिक्विड मनी ज़्यादा है, बिकॉज आपके पास इनकम ज़्यादा है। तो पूरा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो देयर विल बी अ शिफ्ट टू द राइट इन दिस पर्टिकुलर कर्व। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, fill in the blanks appropriately using the terms given in the options related to liquidity adjustment facility, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं एंड आपको बताना है कि ये ब्लैंक्स में क्या आएगा। बहुत इनोवेटिव बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में देयर आर 3 फैसिलिटीज। एक विंडो है जो कि बैंक को प्रोवाइड किया जाता है कि आरबीआई से लेन देन करके अपने जो कैश बैलेंसेस उनको अच्छे लेवल पे रखे। अब ये सिंगल डे के बेसिस पर जो है लोन लेने देने का काम यहाँ पर किया जाता है। लेटस से आपको लोन लेना है आरबीआई से फॉर अ सिंगल डे, तो यू विल टेक दिस लोन ओवर समथिंग कॉल्ड द रेपो रेट, ठीक है। अब इसकी एक लिमिट है, लेट से 1 करोड़ तक ले सकते हैं। अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोन चाहिए एक पर्टिकुलर डे पे, तो यू विल टेक इट थ्रू समथिंग कॉल्ड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, तो इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है इन कंपैरिजन टू द रेपो रेट, पीनल रेट इसे कहा जाता है। अब बैंक अगर अपने पास एक्सेस, लाइक डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक्सेस मनी बैंक के पास था, वो आरबीआई के पास रखना चाहता है, तो ऐसे में रेपो रेट से थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई ये पैसे रखता है। ये दोनों में आपका कोलेटरल रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सचेंज भी करना होता है विद द मनी, और जब आप वापस करेंगे तो वो कोलेटरल वापस हो जाएगा, ऐसा। अब एचडीएफ, ये तीसरा वाला जो है, इसमें बैंक अपना एक्सेस मनी यहाँ पे रख रहे हैं, उसे हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। तो एचडीएफ में कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं एमएसएफ जो है सबसे हाईएस्ट होगा, रेपो रेट बीच में होगा, एंड एचडीएफ सबसे कम होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इस हिसाब से 1 एंड 2 में आएगा क्या, ठीक है। रेपो रेट यहाँ पर 6.25% है, ये अभी के रेट से, यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1 एंड 2 में यहाँ पर ब्लैंक्स में आएगा क्या, तो 1 ऑब्वियसली 6.5% है, तो ये वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो दैट विल बी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एंड 6% रेपो रेट से कम है, तो दैट विल बी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी बी। इज दैट क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में जो 1 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू विच अमंग द फॉलोइंग। 1 में क्या है यहाँ पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और हमें पता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ये 1 डे के लिए रेपो रेट के लिमिट से ज़्यादा लोन अगर आपको लेना है वो प्रोवाइड करता है। अब लेट से 1 डे से ज़्यादा टाइम के लिए, 28 डेज तक का टाइम के लिए आपको लोन लेना है, तो ऐसे में आप लोन लोगे एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द बैंक रेट, ठीक है, समझ में आया? बैंक रेट इसे कहते हैं, और बैंक रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट एमएसएफ के एकदम इक्वल होता है,
ठीक है, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, बिकॉज इसमें कोलेटरल जो है बैंक के डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं। बैंक के पास किसी सेलर ने बिल रखा होगा और फिर 100 रुपए के बिल पे 90 रुपीज़ ले गया होगा, तो इसे डिस्काउंटेड बिल कहते हैं। इससे कोलेटरल में आरबीआई को दे देता है। दैट इज वे बैंक रेट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एमएसएफ के फर्स्ट वाला जो उसके इक्वल कौन सा रेट होता है, तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर वुड बी बैंक रेट। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? सो सी विल बी द राइट आंसर इन 11th। तो ये छोटा सा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो मॉड्यूल बी में देर आर चांसेस कि दे कैन आस्क यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द फंड्स अवेल्ड बाय बैंक्स अंडर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस 2.0। तो रेपो ऑपरेशंस तो हमें पता है कि 1 डे के लिए होता है। अब लॉन्ग टर्म रेपो का मतलब क्या होता है? ठीक है, हमने देखा था कि एक होता है टर्म रेपो, जहां पर आपके 14 डेज 28 डेज ऐसे इस टाइम पीरियड के लिए भी लोन्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं बाय द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब लॉन्ग टर्म रेपो होता है 1 से 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लोन्स दिए जा रहे हैं, बट द इंटरेस्ट रेट इज रेपो ओनली। ठीक है, रेपो रेट पर ही ये दिया जा रहा है। अब लॉन्ग टर्म रेपो विच इज ऑल्सो टारगेटेड, ठीक है ना मैनर, तो टारगेट किया जा रहा है कैसे? बैंक को आरबीआई लोन देगा एंड वो लोन बैंक एक्चुअली यूज करेगा इन इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ऑफ द डिफरेंट कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो ये चीज लाई गई थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जहां पर कंपनीज के पास पैसा कम था एंड बैंक्स लोन दे नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट्स दैट दे वर ऑफरिंग। तो इस वजह से ये बैंक्स को कहा गया कि आप ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, आपको लोन देंगे। दैट इज कॉल्ड द टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब यहाँ पर कहा गया था कि ये लोन का जो अमाउंट होगा, बैंक जो पैसा इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा जो बैंक्स इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से अबाउट 50% वुड बी इन स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, लाइक स्मॉल एंड मिड साइज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में ये पैसा जाएगा। कितना परसेंट? 50%, एटलीस्ट 50% विल गो इन दैट। सो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। 13. Which among the following is the best definition of primary deficit? प्राइमरी डेफिसिट का बेस्ट डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इससे पहले कि आप समझो कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, यू शुड हैव एन आइडिया कि डेफिसिट क्या होता है। भाई, जब भी गवर्नमेंट को कोई एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, अगर आपको पता है आंसर, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर एंड चेक दैट। ठीक है, कीप चेकिंग। अगर आपने सही से आंसर्स दिए हैं तो प्लीज गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट इमीडिएटली। तो अगर आप देखें कि गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर करना है, लेट इट बी 10,000, एंड ये एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट की इनकम कितनी है? ओनली 5,000। तो कमी कितना है? हाउ मच लेस? गवर्नमेंट हैज 5,000 लेस मनी, तो दिस इज कॉल्ड द डेफिसिट। ओके, अब ये डेफिसिट इमीडिएटली जो एक्सपेंडिचर इनकम को कंपेयर करके आता है उसे हम फिस्कल डेफिसिट, दैट इज द फिस्कल मींस गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है दैट। अब फिस्कल डेफिसिट में से आपने 10,000 कैसे कैलकुलेट किया? इतना एक्सपेंडिचर तो है भी नहीं हमारा, आपने कैसे कैसे कैलकुलेट कर लिया? गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट देती है एंड कई बार इस एक्सपेंडिचर के वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। तो एक और डेफिसिट का वैल्यू ले आए, ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी जो प्रेजेंट में पेमेंट्स करने उसकी बात करो, फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट जो करने हैं उसकी हमें नहीं चाहिए। तो 1,000 लेट से गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया? इंटरेस्ट पेमेंट्स हटाओ, बाकी बताओ, तो 9,000। हमारा डेफिसिट कितना हो गया? 5,000 है? नहीं, इनकम तो 5,000 है बट डेफिसिट विल बी 4,000 ओनली, तो डेफिसिट हमारा कम दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटाओ फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट एंड कैलकुलेट द डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट। अब कई बार क्या होता है, हमारा जो रेवेन्यू बजट में देयर आर 2 पार्ट्स, इजंट इट? एक तो कैपिटल एंड द रेवेन्यू। रेवेन्यू डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो भी पैसा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, लेट अस से गवर्नमेंट इज बाइंग समथिंग, प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमई, ये सब एक्सपेंडिचर्स है। और रिसीट्स जो है गवर्नमेंट को डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट और ये अलग अलग तरह के रिसीट्स जो है आते हैं, पैसे आते हैं, तो दैट इज द रेवेन्यू बजट। अब कैपिटल बजट इज जहाँ पर एसेट लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ बाय कर रहा है, उससे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट कोई चीज़ कर रहा है जहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा, लाइक इट इज़ टेकिंग सम लोन, तो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। सो दीज आर कैपिटल बजट का पार्ट। अब रेवेन्यू बजट में जो डेफिसिट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए मुझे गवर्नमेंट को चाहिए 6,000, बट गवर्नमेंट के पास ओनली है 2,000, तो व्हाट इज़ द डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट इज़ 4,000 रुपीज़। ठीक है, तो कई बार यहाँ पर ये जो एक्सपेंडिचर है इसे भी कम करने की कोशिश की जाती है, सो दैट रेवेन्यू डेफिसिट भी बेटर दिखे। तो 6,000 से हम इस एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम करेंगे और कहेंगे कि इसमें जो थोड़ा एक्सपेंडिचर जा रहा है, थोड़ा पैसा स्टेट्स को जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा दे रही है इन द फॉर्म ऑफ समथिंग कॉल्ड ग्रांट्स। तो ग्रांट्स जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ग्रांट मीन्स लो बेटा
चॉकलेट खा लेना, ऐसे करके देते हैं ना पैसे हमारे एल्डर्स, तो उसको वो कभी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करते। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रांट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चॉकलेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया पैसा, बट इट डज नॉट एक्सपेक्ट इट इन रिटर्न। ठीक है, तो दैट इज ग्रांट। ऐसे ग्रांट देने पर स्टेट गवर्नमेंट ये ग्रांट्स को यूज कर रहा है टू क्रिएट कैपिटल एसेट। लेट्स ने इसने चॉकलेट की फैक्ट्री खड़ी कर दी ये पैसे से, तो वो तो लेटर ऑन स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉफिट देगा। तो ये किस तरह का हो गया, किस तरह का एक्सपेंडिचर है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अरे ये रेवेन्यू पार्ट में क्या कर रहा है, तो इसको हटाओ। तो ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, इसको हम जब हटा देते हैं इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्या कहते हैं इसे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट का डेफिनेशन क्या है, जो भी आपका फिजिकल डेफिसिट है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा देंगे तो इट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स का डिफरेंस इज द रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड डी विल बी द राइट आंसर। इफ यू हैव आंसर्ड डी दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जीडीपी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द टोटल प्रोडक्शन। तो अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल प्रोडक्शन को यूज करके, तो विच मेथड के थ्रू, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रोडक्ट या फिर मिक्स ऑफ ऑल द फोर। यहाँ पर अगर हम देखें तीन तरीके हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी क्या है, सिंपली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू क्या है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू क्या है वो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं, एंड वो हमारा नेशनल इनकम इस तरीके से डेजिग्नेट करते हैं। तो एक तो तरीका हो गया सिंपल तरीका कि सबका इनकम जोड़ो, पूरा कंट्री का इनकम आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द इनकम अप्रोच। ठीक है, इसमें किसका किसका इनकम ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं जो हाउस होल्ड आपके और मेरे जैसे हाउस होल्ड्स हैं, कंपनीज का इनकम ऐड करते हैं, गवर्नमेंट का ऐड करते हैं, एंड एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन कंट्रीज से जो इनकम आ रहा है वो सब ऐड करते हैं। फोर एजेंट्स ऑफ आर इकोनॉमी। ठीक है, अब दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो डिफरेंट एंटिटीज, ये चारों एजेंट्स अब एक्सपेंडिचर भी करते हैं। तो जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, सी से डेजिग्नेट करते हैं। और जो कंपनीज एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डेजिग्नेट कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड फाइनली जो बाहर कंट्रीज से, तो जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, बट जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उस पर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इफ वी ऐड, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम कह सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये फॉर्मूला है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो प्लीज यू कैन रिमेंबर, राइट। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड। अब तीसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। सिंपली ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट से 100 रुपए का हमने गन्ने का रस, शुगर कैन जूस, उससे 150 रुपीज़ का शुगर बनाया, तो 50 रुपीज़ वैल्यू एडिशन हुआ। इजंट इट? ऐसा वैल्यू एडिशन हर प्रोडक्ट में, हर स्टेज पर सब कुछ ऐड करके जब हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस टोटल वैल्यू एडिशन। वो भी हमें इनकम का एक आइडिया देता है, तो दैट इज प्रोडक्ट मेथड। तो टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पर जो कैलकुलेट करते हैं वो सिंपली आप मैच भी करके यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो पूरा तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिया, सो सी प्रोडक्ट मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वांटिटी डिमांडेड टेंड्स टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर टू रीजंस। ठीक है, जो भी क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा है, तो लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया था ना। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब भी कोई चीज को डिमांड, कोई चीज का प्राइस अगर आप इंक्रीज करते तो डिमांड डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इंक्रीजेस, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड डिमांड में। ठीक है, अब ये होता क्यों है, देयर आर टू इफेक्ट्स, दो चीजों की वजह से। एक तो ये है कि लेट्स से देयर आर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ठीक है, इसका प्राइस 50 इसका प्राइस 60 है, आप कौन सा खरीदेंगे, जनरली ये खरीदेंगे। एक तो आप देखेंगे, ठीक है जनरली तो ये है, लेकिन अगर 50 वाले का जो क्वालिटी बहुत ख़राब है तो वैसे में नहीं खरीदेंगे। ये दोनों एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो क्या है, इनकम, है ना। अपनी इनकम कितनी है भाई, इनकम उतनी नहीं है, हम खरीदेंगे 50 वाला, दैट इज कॉल्ड द इनकम इफेक्ट। एंड सेकंड थिंग यू सी कि चलो इनकम ये ऊपर नीचे, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो 50 वाले की क्वालिटी सही नहीं है, इसको इससे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो we'll go for 60 वाला ओनली, तो दैट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दीज आर द टू इफेक्ट्स दैट एक्ट, इजंट इट? समझ में आया? तो कौन से दो इफेक्ट्स है, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपने अपने आप को, अगर आपने ए ऑप्शन चुना है तो गिव 1 पॉइंट टू योरसेल्फ। 16th, व्हेन प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी आर रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय लेस ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश। ये तो आपको आंसर करना है, पॉज करिए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। ठीक है, हो गया आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा कुछ नहीं, इन्फ्लेशन हमें पता है क्या होता है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें ऐसा है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से सुरेंद्र सर एक पार्टी दे रहे हैं और आप सबको बुलाया हुआ है, एवरीबडी आर इनवाइटेड, प्लीज कम टू द पार्टी। यहाँ पर आपको एक थाली, ठीक है, पंजाबी थाली हो गया या फिर
कश्मीरी थाली हो गया, या फिर ये हो गया साउथ इंडियन थाली, या फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है बट यूपी की थाली होगी, या फिर जो भी है हरियाणवी थाली होगी। ठीक है, तो ऐसे थाली के ऑप्शंस आपको दिए हुए, कोई एक आप चूज कर सकते हैं। चलो एक थाली खा लिया, अब उसके बाद ऐसे दूसरा भी ले लो। ठीक है, दूसरा थाली भी खा सकते हैं आप, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है। चलो दूसरा भी खा लिया, अब तीसरे के बाद जब मैं करूँगा तो व्हाट विल यू डू? अब कहेंगे अपनी पार्टी अपने पास रखो, हम तो जा रहे हैं भाई, इतना सारा कौन खा सकता है, वी आर लिविंग इजंट इट। तो पहले वाले में आपको इतना सेटिस्फेक्शन लेट से हुआ, बट सेकंड थाली खाने में इतना हुआ, अब थर्ड थाली खाने पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है एकदम ही कम हो जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेस विथ ईच यूनिट ऑफ कंजम्पशन, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी कम होती जाती है विथ ईच यूनिट ऑफ कंजम्पशन, दैट इज द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यू विल रिमेंबर। लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया, बी इज द राइट आंसर। 17th, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी? ओके, तो मनी जब, अगर आपको पता है प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मनी जब इनिशियली आता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ M0, रिजर्व मनी, नॉर्मल मनी। अब ये मनी क्या होता है, बैंक में जाता है। 100 रुपीज़ लेट से बैंक में डिपॉजिट किया, अब ये 100 रुपीज़ बैंक, उसमें से 20 रुपीज़ जो है लेट से 50 रुपीज़ अपने पास रिजर्व में रखा, 50 रुपीज़ लोन में दिया। अब ये लोन जिसको भी दिया है वो पर्सन वन ने फिर से यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया 50। तो अब क्या होगा, बैंक ने अगेन 25 रुपीज़ जो है रिजर्व में रखा है, 25 रुपीज़ लोन में दे दिया, ऐसा। ठीक है, बैंक ऐसा करे जा रहा है। तो ऐसा करने पे व्हाट विल यू सी इफ़ वी ऐड ऑल ऑफ दीज थिंग्स? यहाँ पर अगर हम देखें तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था विथ 100 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इनिशियल मनी 100 था, बट ये दोनों के डिपॉजिट में हमें मनी देखने को मिल रहा है, इजंट इट? 150 ये है, तो टोटल डिपॉजिट कितना 150 यहाँ पर है। एक्चुअली द डिपॉजिट इंक्रीजेस, ठीक है, बाय फैक्टर जो कि हमारा रिजर्व रेशियो है। रिजर्व रेशियो यहाँ पे कितना है 50%, 100 में से 50 रिजर्व्स में रखा जा रहा है, तो रिजर्व रेशियो 50%। तो 50% है तो 50 कैन बी रिटन एज 50/100, और इसका इन्वर्स अगर हम लेंगे, उल्टा कर देंगे 100/50, तो इतना टाइम्स जो है मनी मल्टीप्लाई होता है रिजर्व रेशियो के बेसिस पर, 2 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर आप 100 लोगे तो 200 हो जाएगा, अगर आप ये कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट करोगे ऐसे रिपीटेडली। तो दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लिकेशन। और ये मनी मल्टीप्लिकेशन में हम देख सकते हैं इनिशियल मनी हमने 100 लिया था, विच इज M0 इनिशियल मनी, और जो पैसा ऐसे इस तरीके से डिपॉजिट्स में जा रहा है तो वो किसके अंडर हम कैलकुलेट करते हैं? डिमांड एंड टाइम दोनों डिपॉजिट्स अगर हम कंसिडर करें अंडर M3 ब्रॉड मनी, इजंट इट? तो M3/M0, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ मनी मल्टीप्लिकेशन, ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी, ये। ठीक है, तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो 2 के आसपास वैल्यू आएगा। अब ये तो एक स्टेज हो गया मल्टीप्लिकेशन का। ब्रॉड मनी से आगे हम कह सकते हैं कि एक जो 100 रुपये का नोट है वो क्या एक बार ही यूज़ करते फिर फाड़ के फेंक देते? नहीं, पर्सन वन ने यूज़ किया, लेट से आपने ये पैसा आपके पास है, अब यहाँ से ये 100 रुपीज़ यहाँ पे गया, किसी को आपने दिया है पैसा, शॉप में दिया। अब ये शॉपकीपर ऑटो से घर जा रहा है तो ऑटो वाले को दिया। अब ये ऑटो वाला जो है रात में कुछ खाने का सामान खरीद रहा है फॉर होम, तो वहाँ पर 100 रुपीज़ दिया। तो एक 100 रुपये के नोट ने कितने बार काम किया? 1 2 3 4 बार काम किया, एंड ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने का हमारा जो कॉस्ट है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि प्रेजेंट प्राइसेस है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, और ये टोटल इनकम है इंडिया का, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने का प्राइस, तो नॉमिनल जीडीपी को इंडिकेट कर रहा है। बट इनिशियली ये 100 रुपीज़ क्या था हमारे पास? M3 यानी कि ब्रॉड मनी के फॉर्म में डिपॉजिट था इन द बैंक, या फिर डिमांड या टाइम डिपॉजिट, या फिर पब्लिक के पास सर्कुलेशन में। तो ये डिपॉजिट्स आगे इस तरीके से यूज हो रहे हैं मनी। तो कितने बार ये हैंड्स चेंज कर रहा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देखो, हमें तो ये तो पता चल रहा है 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से 100 रुपीज़ यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया तो 100 रुपीज़ का काम किया, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ गया तो 100 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें नॉमिनल जीडीपी वुड बी अराउंड 300। इनिशियली हमने 100 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ तो आपको दिख रहा है कि 3 बार हैंड्स चेंज हुए, एंड दिस चेंजिंग ऑफ हैंड्स, फ्रीक्वेंसी विद विच हैंड्स आर चेंज, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। यहाँ तो दिख रहा है कि 3 बार है, बट अगर आप एक्चुअली
इकोनॉमी में देखोगे तो पता नहीं चलता, तो वी यूज अ फॉर्मूला फॉर दिस वेलोसिटी ऑफ मनी का। दैट फॉर्मूला इज नॉमिनल जीडीपी, यानी कि 300 कितना टाइम चेंज किया, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 300/100 इनिशियली कितना हमारे पास था, तो 300 इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी और 100 इज ब्रॉड मनी M3। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तो हम मनी मल्टीप्लीकेशन M3 ब्रॉड मनी बाय रिजर्व मनी एंड वेलोसिटी ऑफ मनी नॉमिनल जीडीपी बाय M3, तो सारे कॉन्सेप्ट्स ही मैं आपके सामने यहाँ पे रख दे रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या होगा फॉर दिस सेक, नॉमिनल जीडीपी बाय ब्रॉड मनी M3, सो बी वुड बी द राइट आंसर। मनी मल्टीप्लिकेशन डिपेंड्स अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई कितना रिजर्व रेशियो है, इजंट इट? आरबीआई नहीं, आरबीआई के बिहेवियर के डिपेंड करता है कितना रिजर्व रेशियो है। दूसरा, बैंक्स अगर 100 में से 50 रखना है और 50 के अलावा एक्स्ट्रा रिजर्व, एक्सेस रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, then that will be excess reserves that are maintained over here। ठीक है, तो बैंक के बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। अब तीसरी चीज है यहाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, कस्टमर कितना कितना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन विच अमंग द फॉलोइंग ये पूछा जा रहा है। रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो, रिजर्व्स कितने रखे जा रहे हैं, डिपॉजिट, आरबीआई का बिहेवियर। ठीक है, यस। एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन बाय द बैंक, यस, बैंक का बिहेवियर। तीसरा, इनकम टू डिपॉजिट रेशियो, कि पीपल कितना इनकम हो रहा है, उन्हें कितना डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, तो यस, कस्टमर का बिहेवियर पे भी ये डिपेंड कर रहा है। अब ये तीनों चीज़ों के बेसिस पर वी कैन से D1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बी नहीं, डी यहाँ पे सही जवाब होगा, राइट। तो दिस इज द थिंग। नाउ मूविंग अहेड, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल हमने देखा था ये कुछ इस तरीके से, बूम फेज, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी फेज। अभी बिजनेस साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि किन किन चीज क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं, तो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर इसका है एक चीज। दूसरा, ये रिपीट होता है, बार बार रिपीटेटिव है। तीसरा, ये सिंक्रोनिक है, यानी कि सिंक में एक अगर आप सेक्टर में देखोगे कि ये डिक्रीज हो रहा है, लाइक अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ड्रॉप हो रहा है तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज वर्क नहीं कर पाएंगे एंड फर्दर इसका इफेक्ट होगा कि आपके घर के पास में गुड्स जो आ रहे हैं वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो इट इज सिंक्रोनिक इन नेचर। चौथी चीज यहाँ पर है कि ये जो बिजनेस साइकिल है ये सिमेट्रिकल नहीं होता और परवेसिव होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन तो ये स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। लाइक कोविड वाज परवेसिव, एक से दूसरे को स्प्रेड होना, तो वैसे ये भी परवेसिव है, परवेसिव इन नेचर। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेस साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड सो फर्स्ट वन, इफ वी सी नॉन परवेसिव इन इफेक्ट, तो नॉन परवेसिव तो गलत है, ये स्प्रेड होता है, यहाँ पे लिखा है स्प्रेड नहीं होता, तो स्प्रेड होता है। सिंक्रोनिक रिकरिंग वेवलेट मूवमेंट, ये सब सही है, तो ए वुड बी द राइट आंसर। 20, next one, the provisions related to statutory liquidity ratio to be maintained by banks has been mentioned in which among the following act। ठीक है, SLR की अगर हम बात करें तो ये कौन से एक्ट में मेंशन्ड है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो वी हैव डिफरेंट रिजर्व्स दैट द बैंक मेंटेन्स। ठीक है, सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशियो, isn't it CRR, एंड देन वी हैव द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दो तरह के रिजर्व्स बैंक मेंटेन करता है। अब CRR की बात करें, ये आपको सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट में देखने को मिलेगा, एंड SLR की बात करें तो सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपको देखने को मिलेगा इससे रिलेटेड प्रोविजन। CRR बैंक मेंटेन करता है विद द RBI एंड SLR बैंक मेंटेन करता है विद इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है अबाउट CRR एंड SLR। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें बैंक ओनली कैश फॉर्म में पैसे रखता है, एंड SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें कैश के फॉर्म में है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में है, एंड तीसरा गोल्ड के फॉर्म में भी ये मनी मेंटेन्ड होता है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। एंड सो SLR आपको किस एक्ट में देखने को मिल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो सही जवाब क्या है, बी। Okay, as per the Reserve Bank of India, scheduled commercial bank is required to maintain reserves in cash or in the form of gold, यानी कि SLR exceeding -% of the total of its demand and time liabilities in India। ठीक है, तो कितना परसेंटेज आपको मेंटेन करना होता है मैक्सिमम, ये पूछा जा रहा है। तो CRR पे पहले लिमिट्स थे 3 to 20% इस तरीके से ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक के पास 100 रुपीज़ डिपॉजिट में आया तो इसमें 3 to 20% मेंटेन करना है। SLR जो है वो उस पर लिमिट से 25 to 40% का।
ठीक है पहले। अब ये लिमिट इसमें और लोअर लिमिट एसएलआर में हटा दिया गया, सिर्फ अपर लिमिट है कि 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपर लिमिट पूछा जा रहा है, कितना होगा बी 40%। ठीक है नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेंचमार्क सजेस्टेड बाय आरबीआई। तो ईबीएलआर के बेंचमार्क्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यू कैन पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो द आंसर। ठीक है तो 3 बेंचमार्क्स, एक मैंने आपको बता दिया, बाकी 2 क्या है, एक तो रेपो रेट है। EBLR is the way by which externally given values के बेसिस पर कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स जो किया जाता है बाय द बैंक्स। तो एक्सटर्नल ये वैल्यूज़ क्या है, दीज आर डिपेंडेंट अपॉन द बेंचमार्क जो फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं। तो एक तो रेपो रेट है, दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि ट्रेजरी बिल जो होता है उस पर ईल्ड यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो फॉर 3 मंथ्स के गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड 6 मंथ्स का जो ट्रेजरी बिल का यील्ड है, उन दोनों पर ये डिपेंडेंट है। ठीक है इन तीनों वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट है ये चीज़। ठीक जो आपका EBLR के डिफरेंट रेट्स है, राइट। तो ये 3 तो हैं, बट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रिवर्स रेपो रेट ये तो नहीं है। ठीक है ये है 3 मंथ यील्ड, देन आरबीआई रेपो रेट एंड 6 मंथ्स ट्रेजरी बिल का यील्ड, ऑल ऑफ दीस आर देयर। सो ए इज नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द बेंचमार्क। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एसडीएफ एंड रिवर्स रेपो। ठीक है दिस शुड बी रिवर्स रेपो। तो रिवर्स रेपो की अगर हम बात करें तो इसमें एंड एचडीएफ में क्या डिफरेंसेस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया उस विंडो के बारे में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसमें ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेपो सबसे बीच में है, एमएसएफ सबसे ऊपर एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी सबसे नीचे। अभी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखते हैं इन अ नॉन कोलेटरलाइज्ड वे। अब एक और होता है जिसे रिवर्स रेपो कहते हैं। रिवर्स रेपो में भी बैंक अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखते हैं, यहाँ पर आरबीआई को कोलेटरल देना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह। तो इसका रेट अराउंड 3.35% के आसपास है, जहाँ पर एचडीएफ जो है 6% के आसपास है। तो कोलेटरल नहीं लोगे तो 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कोलेटरल लोगे तो 3.35%। तो ये पहले एलएएफ का पार्ट था बट अब इसे हटा दिया गया आउट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस रिवर्स रेपो एंड एचडीएफ में। एचडीएफ में कोलेटरल नहीं है, इसमें कोलेटरल आरबीआई को बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है इन केस ऑफ एचडीएफ आरबीआई प्रोवाइड्स एसएलआर कोलेटरल। इन केस ऑफ यस एचडीएफ में ये तो होता नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। इन केस ऑफ रिवर्स रेपो रेट आरबीआई प्रोवाइड्स एसएलआर सिक्योरिटीज बट द सेम आर नॉट काउंटेड फॉर एसएलआर मेंटेनेंस पर्पस। रिवर्स रेपो में सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है यस, और ये जो सिक्योरिटीज बैंक दे रहा है उन्हें एसएलआर के लिए भी काउंट किया जाता है, बिकॉज एसएलआर में थोड़े सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को रखने होते हैं द रिजर्व फॉर्मेट। तो रिजर्व में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखने हैं वो सिक्योरिटीज इन्होंने आरबीआई को दे के लोन ले लिया है, अपना एक्सेस मनी जो है वो दे दिया है, या फिर आरबीआई ने जो सिक्योरिटीज़ दिए हुए हैं तो वो अब बैंक के पास है, तो उसे अब एसएलआर के लिए काउंट कर लिया जाएगा कि हाँ एसएलआर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑलरेडी बैंक के पास 10 थे, अब एक और आ गया जो आरबीआई ने कोलेटरल में रखा, तो 11 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अब हैं। इजंट इट, टेकिंग एन एग्जांपल। तो ये सारे एसएलआर में काउंट हो जाएंगे, एसएलआर में 11 रिक्वायर्ड है तो ओके फुलफिल्ड ऐसा। तो एसएलआर के पर्पस के लिए इसे काउंट कर लिया जाता है। इन केस ऑफ एचडीएफ नो एसएलआर collaterals are provided to banks, however the balance under SDF is eligible for SLR maintenance। ठीक है तो कोई SLR रिक्वायर्ड नहीं है, बट SDF में जो पैसा है वो SLR में काउंट हो जाता है। तो लेट्स से बैंक ने 100 रुपीज़ आरबीआई को दिया हुआ है, तो 100 और एसएलआर में 200 रुपीज़ मेंटेन करना था, तो 100 रुपीज़ तो आरबीआई के पास है उसे काउंट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा बैंक अपने पास 100 रुपीज़ रखेगा, तो 200 जो रिक्वायर्ड है एसएलआर के लिए वो लिमिट फुलफिल हो जाएगा। दैट इज द थिंग। तो सी इज द राइट आंसर। And 24, which among the following is not one of the limitation of the role of bank rate as an instrument of monetary policy। ठीक है तो बैंक रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक रेट होता है टू टेक द लोन बाय द बैंक बाय आरबीआई फ्रॉम आरबीआई। बैंक जो है लोन लेता है, दैट इज नॉट फॉर 1 डे, ओवरनाइट बेसिस पे नहीं, 28 डेज तक के टेन्योर के लिए। ठीक है तो ये बैंक रेट को लग रहा है कि वाई आई एम नॉट फेमस। तो रेपो रेट से अगर आप ये कंपेयर करें
राइट। रेपो रेट काफ़ी फेमस है, सारे बेंचमार्क ईबीएलआर के थ्रू सारे इंटरेस्ट रेट्स में इसी को यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे और भी इंटरेस्ट रेट्स इसके बेसिस पे फिक्स किए जाते हैं। बट बैंक रेट को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, ये चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। तो पहली बात तो बैंक रेट डिपेंडेंट है बिल्स, जो डिस्काउंटेड बिल्स है उसके ऊपर। तो डिस्काउंटेड बिल्स जनरली बैंक के पास कम ही होते हैं, बिल मार्केट इंडिया में उतना डेवलप नहीं है। बैंक रेट में काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स को लोन मिलता है 28 डेज के आसपास के टेन्योर के लिए। तो इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेने को बैंक को जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अदर बहुत सारे रीफाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए, लाइक नाबार्ड जो है 2% पे लेट से लोन दे रहा है। तो वाई वुड यू टेक बैंक रेट 6.75% पे लोन क्यों लोगे आप? ठीक है, तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट है। और आउट जैसे रेपो रेट ऐसे लिंक्ड है, बैंक रेट इस तरीके से बाकी सारे इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। जैसे वो बेंचमार्क्स थे उसमें तो बैंक रेट आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट सो फेमस। तो इनमें से कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है पूछा जा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट ऑटोमेटिकली लिंक टू बैंक रेट, यस ये लिमिटेशन है। कमर्शियल बैंक्स एंजॉय स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटीज, ये एक लिमिटेशन है। बिल मार्केट इज अंडर डेवलप्ड, ये भी सही है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन बैंक रेट बाय आरबीआई, तो ये तीनों हमें पता है, बट ये तो कोई चेंज कर रहे हैं इसीलिए फेमस नहीं है, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, बैंक रेट इन तीन रीजंस के वजह से उतना फेमस नहीं है। सो डी वुड बी द राइट आंसर, विच इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशंस। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इनकरेक्ट। तो जीडीपी की कैलकुलेशन आपको करनी है। जीडीपी तीन रेट्स पे किया जा सकता है, नेशनल इनकम जो है हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके कैलकुलेशन में अगर कोई प्रोडक्ट को बनाया गया एंड उस पर जो कॉस्ट लगा है इमीडिएटली, उस कॉस्ट को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब ये कॉस्ट जो लगा है टू बाय द प्रोडक्ट्स, बाय दिस थिंग दैट थिंग, सबको इकट्ठा करके प्रोडक्शन का कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। इसमें कई बार गवर्नमेंट ने भी थोड़ा हेल्प किया हुआ होता है, लाइक 100 रुपीज़ आपने यूज़ करना था, बट इसमें 20 रुपीज़ गवर्नमेंट ने पे किया, 80 यूज फ्रॉम योर पॉकेट। ठीक है, एंड इस पर क्या होता है अब आगे जाकर, इस पर प्रोडक्शन टैक्सेस लगते हैं, यानी कि ये लैंड जहाँ पर फैक्ट्री है, लैंड टैक्स हो गया या इस तरह के टैक्सेस। ठीक है, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, ये टैक्सेस ऐड होते हैं, एंड ये सब्सिडीज जो दिए जा रहे हैं सिर्फ प्रोडक्शन सब्सिडीज कहते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो टैक्सेस ऐड हो गए एंड सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट हो गए, ये चीज़ हो गई। अब आगे क्या हो, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड द बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज, दिस इज द बेसिक प्राइस। अब ये बेसिक प्राइस में आगे क्या होता है, प्रोडक्ट टैक्सेस वो ऐड होते हैं एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसे हम मार्केट प्राइस, ये प्राइस है जिस पे आपको मार्केट में ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी वगैरह वो सब लगते हैं। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, तो ये आपका मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन। अब मार्केट प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस ऑल द टैक्सेस, इसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, माइनस ऑल द सब्सिडीज, ये आप कर सकते हैं मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऐसे कैलकुलेट होता है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हमें चाहिए तो बाकी सब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट दोनों साइड पे करेंगे, दोनों साइड पे सब्सिडीज ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट एंड सब्सिडीज ऐड होंगे, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ए। ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, तो इस तरीके से ए वुड बी द राइट आंसर। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, सब्सिडी में ब्रैकेट है बाहर, तो दैट इज द वे टू कैलकुलेट इट। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अभी अभी मैंने बताया मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करो, सब्सिडीज ऐड करो, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर। बट यहाँ पर हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो वो जीडीपी से नहीं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ही आएगा। Net domestic product at factor cost is equal to net domestic product at market price minus indirect taxes plus subsidies. I hope that is clear. The C would be the right answer over here. Okay, अगर आपने C आंसर किया है तो प्लीज गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट। डैश इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब आपका बारी है आंसर करने का, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड योर रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल बी गेटिंग द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपली भी आप ये कर सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज डायरेक्टली 10,000 रुपीज
रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर इनकम 5000, तो 5000 इज डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब ये 10,000 में से इंटरेस्ट पेमेंट्स हटाएंगे तो प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अगेन आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग। फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटाने पे प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। 28 विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी हैज रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स। तो यहाँ पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से, तो यहाँ पर यूनिवर्सल बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये बैंक्स एस्टैब्लिश किए गए थे एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ वन ऑफ द कमिटीज गिवन ओवर हियर। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। नरसिम्हन कमिटी 1, नरसिम्हन कमिटी 2, दहोते कमिटी है, सुधानी कमिटी। एक्चुअली यूनिवर्सल बैंक्स होते क्या है? जो बैंक्स हर एक टाइप ऑफ एक्टिविटी which the bank can do, like SBI is a universal bank which caters to all the people। जो लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप के, जो लोग लोन्स लेना चाहते हैं, जिन लोगों को पैसे मिलने चाहिए फॉर द म्यूचुअल फंड्स बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, इन सभी में जो है SBI जो है एक्टिव है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक। तो नरसिम्हन कमेटी 2 1998 में जिसके रिकमेंडेशन आए थे, इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये यूनिवर्सल बैंक्स को लाया गया था। सो बी इज द राइट आंसर। मर्जर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स टुक प्लेस विद बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कौन से पर्टिकुलर बैंक ने मर्ज किया है, ये चीज पूछा जा रहा है। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम देखें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक को जो है मर्ज किया गया है। ओके, तो ये मर्जर्स थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एंड विजया बैंक, तीनों को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा बना। देना विजय, देना एंड विजय बड़ौदा में आ गए। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब में ओरिएंटल एंड यूनाइटेड बैंक। ठीक है, यूनाइटेड पंजाब एंड ओरिएंटल। ठीक है, ये मिलकर PNB बने। UBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा एंड कॉर्पोरेशन बैंक मिलकर QBI बने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गए आंध्रा, AC कॉर्पोरेशन, ये सब मिलके यूनियन बैंक बने। अब कैनरा बैंक में सिंडिकेट, कैनरा सिंडिकेट, अजीब से नाम, तो ऑब्वियसली टुगेदर। इंडियन बैंक इलाहाबाद, इंडिया में इलाहाबाद आ गया, तो इंडियन बैंक। ठीक है, ये इस तरीके से मर्ज किए गए हैं। RBI हैज डैश लोकल बोर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, RBI में कितने लोकल बोर्ड से ये चीज़ पूछे जा रहे हैं। तो इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ अगर हम देखें RBI के डिफरेंट वी कैन से यूनिट्स हैं एंड RBI के 2 शेड्यूल्स हैं। द फर्स्ट शेड्यूल, उसमें आप देखेंगे कि RBI के डिफरेंट जो रीजन्स है इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, इनके बारे में मेंशन है। तो ऑब्वियसली 4 रीजन्स है, तो कितने लोकल बोर्ड्स होंगे यू शुड नो, ये सेक्शन 9 ऑफ RBI एक्ट में दिया हुआ है। एंड यहाँ शेड्यूल 2 में ऐसे बैंक्स के नाम दिए हुए हैं विच आर जनरली पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक्स इन्हें कहा जाता है बिकॉज शेड्यूल 2 में इन्हें इनको मेंशन मिला है। तो RBI एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में अगर आप देखेंगे जो भी बैंक्स मेंशन्ड है दे आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड बैंक्स। ओके, तो RBI हैज हाउ मेनी लोकल बोर्ड्स ओवर हियर? तो ऑब्वियसली इट हैज 4 लोकल बोर्ड्स बिकॉज देयर आर 4 रीजन्स जहाँ पर RBI फंक्शन करता है। ठीक है, लोकल बॉडी इज लाइक अ रीजनल ऑफिस, तो C इज द राइट आंसर। डैश इकोनॉमी इज वन इन विच द इंडिविजुअल्स इन प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स एंड इसमें 2 तो थोड़ा सा एक्सट्रीम है। तो यहाँ अगर हम देखें डिफरेंट डिसीजंस कौन लेता है उसके बेसिस पर इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 टाइप्स। इकोनॉमी मीन्स व्हाट? एक कंट्री जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड डिसीजन कौन ले रहा है। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द कमांड इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, ऑल द डिसीजंस मेजरली आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, लाइक इन इंडिया एट सम टाइम देयर वाज अ कमांड इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू टेक ऑल द डिसीजंस। सेकंड टाइप है यहाँ पे सारे डिसीजन सेकंड वी कैन से सारे डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर लेता है, तो उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। इसे हम लेज़र-फेयर भी कहते हैं। जो एक्सट्रीम केस होता है जहाँ पर सारे डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर ले रहा है एंड गवर्नमेंट बिल्कुल भी दखल नहीं दे रही है, उसे हम एक्सट्रीम केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, दैट इज called laissez-faire. Now there is another kind like India which is a mixed economy. तो mixed economy में we have a very clear idea कि सभी चीज़ें थोड़ी बहुत मिक्स्ड है, यानी कि कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, बाकी डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेगा। यानी कि कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट मिली हुई है, लाइक बिस्किट बनाना। बिस्किट बनाने में क्या हो सकता है, तो उसमें खुली छूट है, यू कैन कम पूरा कंपनीज ओन कर सकते हैं। बट एटॉमिक एनर्जी जिसमें बहुत इंटरनेशनल इश्यूज हो सकते हैं, तो दैट इज़ वाई इसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया गया इंडिया में एटलीस्ट। तो
इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट ओनली. सम सेक्टर्स आर अंडर द गवर्नमेंट, सम सेक्टर्स अंडर द प्राइवेट. तो इंडिया अगर हम देखें, दिस इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर डिसीजंस बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एंटिटीज लेते हैं. द इकोनॉमी इन विच वन इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स टेक द डिसीजन, वो कौन सा होगा? इसे हम कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं. ठीक है, बिकॉज मार्केट सारे डिसीजन ले रहा है. मार्केट में है कौन? इंडिविजुअल, प्राइवेट फर्म्स, कंपनीज, यही है. तो यहाँ पर इज वन इन विच इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, द करेक्ट आंसर वुड बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी, यहाँ पर स्टेट इकोनॉमी होना चाहिए था, देन वी कुड डिफरेंशिएट. ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर. When the price of a commodity is raised, other things being constant, buyers tend to buy less of the commodity. तो ये मैंने आपको बताया था. Pause the video and try to answer. अगर प्राइस इंक्रीज किया है, बायर्स कम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई और नन ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली द आंसर इज यस, बी, लॉ ऑफ डिमांड. अगर आपने बी आंसर किया, गिव योरसेल्फ 1 पॉइंट. एट द मार्केट क्लियरिंग प्राइस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, तो लेट अस से बास्केट ऑफ एप्पल्स हैं. अब ये डिफरेंट मार्केट्स में हम सेल कर रहे हैं, ABC. अब ए में 100 रुपीज़ है, बी में 200 रुपीज़ कॉस्ट है, सी में 300 रुपीज़ कॉस्ट है. अब ऐसा जब किया जा रहा है तो 20 यूनिट जो है 100 रुपीज़ के कॉस्ट पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई जो है बहुत कम. 100 रुपीज़ पर हम एक भी नहीं सेल करेंगे, बिकॉज सेलर्स चाहते हैं. सप्लाई इज बेस्ड ऑन सेलर ना. सेलर को 100 रुपीज़ पे फीजिबल ही नहीं है, तो वो कहेगा आई डोंट वांट टू सेल इट एट ऑल. अब जब 200 रुपीज़ हो गया तो डिमांड क्या होगा? दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई. डिमांड क्या होगा? 15 हो गया. 300 होगा तो डिमांड 10 हो गया. अब जब ये 200 हो गया तो 15 सेलर्स एग्री हो गए, ठीक है, वी कैन सेल. अब 300 है तो ऑल द सेलर्स एग्री, 30 सेलर्स एग्री हो गए कि हम सभी सेल करेंगे. ठीक है, सी. तो सेलर्स वांट टू सेल इन द सी मार्केट बिकॉज बहुत ही हाई यहाँ पर उनको प्राइस मिल रहा है. बट यहाँ पर बायर्स के लिए अच्छा है मार्केट है, बिकॉज बहुत कम प्राइस पे उन्हें मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. बट डिमांड एंड सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक मार्केट में आपको सेम देखने को मिल रहा है, यानी कि 15 पीपल सेल कर रहे हैं, 15 पीपल बाय कर रहे हैं. तो जितना भी प्रोडक्ट्स आए, सप्लाई हुए, उतना डिमांड है, एंड द मार्केट इज क्लियर्ड एट दिस पर्टिकुलर प्राइस. उसे हम क्या कहते हैं? 200 इज कॉल्ड द मार्केट क्लियरिंग प्राइस, इजंट इट. अब ये जो है सबसे बेस्ट प्राइस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं? क्या प्रेशर होगा प्राइस पे? यहाँ ऊपर वाला अगर हम देखें, इस पर एक अपवर्ड प्रेशर होगा कि 100 से थोड़ा बढ़ाओ, सो दैट सेलर्स विल कम. तो इट हैज़ अ अपवर्ड प्रेशर. अब इसमें क्या प्रेशर होगा? इस पे एक डाउनवर्ड प्रेशर होगा, कम करो, तो डाउनवर्ड प्रेशर है. इसमें कोई प्रेशर नहीं है, न्यूट्रल. अब अदर थिंग ओवर हियर इसकी किस तरीके से हम आगे देख सकते हैं स्टेट ऑफ द मार्केट क्या है. यहाँ 0 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, 20 की डिमांड है, तो एक शॉर्टेज होगा. यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, एंड यहाँ 30 प्रोडक्ट्स है मार्केट में एंड 10 जो है डिमांडेड है, तो यहाँ पर आपको सरप्लस देखने को मिलेगा. तो हियर देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ गुड्स एट अ कमिंग. तो इस तरीके से आपको केस स्टडी पूछ सकते हैं, बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. पूरा मैंने केस बता दिया आपको. मार्केट क्लियरिंग प्राइस पे होता क्या है? डिमांड सप्लाई इज हायर देन डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, डिमांड इज हायर देन सप्लाई. तो द करेक्ट आंसर इज डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, इजंट इट? ए विल बी द राइट आंसर ओवर हियर. If an economy, if the nominal GDP is $400 million, real GDP is $200 million, GDP डिफ्लेटर का वैल्यू कितना है? करिए कैलकुलेट, पॉज करिए. मैंने आपको GDP डिफ्लेटर के बारे में सब कुछ बता दिया. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? GDP डिफ्लेटर इज इक्वल टू व्हाट बाय व्हाट? ठीक है, जो इंक्रीज हो गया है दैट बाय द लोअर वैल्यू. तो नॉमिनल GDP बाय द रियल GDP, इजंट इट? ये फॉर्मूला है. नॉमिनल GDP 400 है, रियल GDP 200 है, तो GDP डिफ्लेटर का वैल्यू कितना है? 2. ओके, फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो 2 इज द राइट आंसर. 0.5 करके मत आइएगा, सी इज द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है. विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द कैलकुलेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया? ठीक है, तो WPI CPI 2 हमने देखे थे. तो WPI में जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसका अराउंड तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनका प्राइस को के वेरिएशन को कंसिडर किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ WPI. ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या प्राइमरी, इसे हम इसके बाद हम कह सकते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स एंड फ्यूल एंड पावर. ठीक है, तो ये तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर जो है
वेटेज है फॉर कैलकुलेटिंग दिस। अब सीपीआई की बात करें तो इसमें वी हैव द फूड एंड बिवरेजेस वाला कंपोनेंट, देयर इज फ्यूल एंड लाइट, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि फूड हमारा बेसिक कंजम्पशन का पार्ट है, फ्यूल इज पार्ट ऑफ आर, पेट्रोल वगैरह हम यूज़ करते बहुत ज़्यादा। वी नो अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स, दैट इज वाई वी कैन से डब्ल्यूपीआई जो है इसमें सबसे हाईएस्ट वेटेज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एंड सीपीआई में सबसे हाईएस्ट वेटेज 50% के आसपास फूड एंड बिवरेजेस का होता है। तो दैट इज वाई सी विल बी द राइट आंसर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अब 36 केएसटी डेफिनेशन इज गिवन बाय होम, यस केएसटी डेफिनेशन किसने दिया है? ओके तो दो डेफिनेशंस तो हमने देख लिए ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ये पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का दो डेफिनेशन हमने देखा था, एक तो वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है, हु विल टेल मी? दूसरा वेलफेयर डेफिनेशन, एंड तीसरा है स्केर्सिटी डेफिनेशन। ओके तो वेल्थ डेफिनेशन अगर हम देखें, दिस इज गिवन बाय हु? तो वी हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि इनिशियली हमने डिस्कस किया था, ये वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। अब ये वेल्थ डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑल द डिस्कशन ऑफ चेंजेस इन द वेल्थ। वेल्थ का जो है स्टडी अगर हम करते हैं तो दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स में पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में सब कुछ बड़े बड़े लोगों का वेल्थ, यही सारी डिस्कशन थी, राजा रजवाड़े थे उनके पैसे, इसी की डिस्कशन। तो इकोनॉमिक्स वाज ऑल अबाउट दैट ओनली। तो एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज ऑल द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली, स्टडी ऑफ वेल्थ इसे कहा जाता है। तो वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ। अब वेलफेयर यानी कि नेक्स्ट स्टेज में क्या आ गया, डेमोक्रेसी आ गया। तो डेमोक्रेसी के टाइम पे क्या होना चाहिए, सभी का वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, ये डिस्कशन होना चाहिए। तो लोगों के वेलफेयर हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड द वेलफेयर डेफिनेशन। तो दिस वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी है। एंड थर्ड वन इज स्केर्सिटी डेफिनेशन। अब ये स्केर्सिटी डेफिनेशन किसने दिया है? लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन समझ में आया। अब स्केर्सिटी यानी कि लेट मी गिव यू आइडिया ऑफ दिस डेफिनेशन। 10,000 रुपये हमारे पास है। अगर इफ़ आई आस्क यू कि 10,000 रुपये से आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट विल यू टेल? सर शॉपिंग जाएंगे, सर मार्केट में कुछ खाने जाएंगे, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ वी विल गो आउट। ठीक है, तो इतने सारे हमारे वांट्स है, बट हमारे पास पैसे कितने हैं? 10,000। अभी आए भी नहीं है, फिर भी हमारे जो डिज़ायर्स है, रिक्वायरमेंट्स है, वो क्रिएट हो गए। तो वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट द मीन्स दैट वी हैव इज लिमिटेड। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए लिमिटेड मीन्स का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, दिस एंटायर discussion is there in economics. Okay, so that's called a scarcity definition. Lionel Robbins ने actually a particular definition दी है, and so C will be the right answer. I hope you will remember all of these things. The leftward shift of the supply curve in the intersection of demand supply curve dash the equilibrium price. ठीक है, तो अगर हम देखें डिमांड सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी प्राइस जो है बहुत हाई है, 50 रुपीज़ है, तो ऐसे केस में आप डिमांड कितना करोगे, बहुत ही कम क्वांटिटी डिमांड करोगे, दो तीन। ठीक है, लेट्स से लाइक दैट। अगर ये प्राइस 5 रुपीज़ हो गया तो विल बी डिमांडिंग मोर 10 आइटम्स। ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज अ इनवर्स या फिर इस तरह का कर्व होता है। अब लेट्स से प्राइस जो है 500 रुपीज़ है, तो सेलर्स चाहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वहाँ पे जाकर 100 प्रोडक्ट सेल करके आ जाओ। प्राइस 100 रुपीज़ है, तो दे डोंट वांट टू सेल एट ऑल, 10 प्रोडक्ट सेल करके आएंगे। तो ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है। तो सप्लाई कर्व इज लाइक दिस। ओके, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा आएगा? दिस इज अ डिमांड कर्व, दिस इज अ सप्लाई कर्व। अब इनके इंटरसेक्शन पे वी हैव द इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड यहाँ पर वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंटरसेक्शन पे सप्लाई कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सप्लाई है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई किए जा रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, इजंट इट? प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट है? तो प्राइस विल इंक्रीज, इजंट इट? यहाँ से यहाँ हो गया, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे इंक्रीज हो गया, isn't it? तो दिस इज हाउ इट विल चेंज। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ M1? M1 पूरा हमने डिफाइन किया था। ठीक है, M1 अगर हम देखें तो इसमें हमने लिखा था, ठीक है, लेट्स गो लिटिल बैक एंड सी M1 का डेफिनेशन, राइट? कि पूरा सब कुछ लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो M1 अगर हम देखें, वी हैव डिफाइंड इट रियली वेल। काफ़ी पीछे हो गया आई थिंक
राइट। तो M1 में हमने क्या कहा था, वॉट एवर मनी इज देयर इन सर्कुलेशन, आरबीआई के पास जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंक के एंड अदर डिपॉजिट्स एंड बैंक के जो डिमांड डिपॉजिट है, ये सब आपका M1 में आ जाता है, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। तो गोइंग बैक टू दिस क्वेश्चन कि M1 का डेफिनेशन क्या है। ओके, M1 का डेफिनेशन अगर हम देखें इधर, तो लेट मी गो टू दिस। तो करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट नहीं, ओनली डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, तो ये तीन है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। 38। 39, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिटिसाइजिंग द क्लासिकल थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो क्लासिकल थियोरी है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसको किसने क्रिटिसाइज किया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो थियोरीज हैं, ये थियोरीज एक्चुअली आई थी इनिशियली, एंड सबसे पहला जो थियोरी था इसे हम क्लासिकल थियोरी कहते हैं। अभी क्लासिकल थियोरी से आगे हम कह सकते हैं कि ये कहा गया कि ये थियोरी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, और इसे क्रिटिसाइज करके जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी खुद की अलग थियोरी दी, विच इज़ कॉल्ड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो थियोरी दी गई है, दिस इज़ वन जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस से रिलेटेड हमने डिस्कशन करी थी। तो क्रिटिसाइज किसने किया क्लासिकल थियोरी को। नाउ वी नो द आंसर, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। ए वुड बी द राइट आंसर। Which among the following is not one of the motives as mentioned by John Maynard Keynes? So John Maynard Keynes ने अपनी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी है उसमें ये बताया था कि लोग दो एसेट्स में पैसे रखेंगे, एक तो लिक्विड एसेट एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, लिक्विड एसेट के फॉर्म में जो पैसे रखेंगे, इसके डिफरेंट मोटिव्स होंगे, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो सबसे पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा मोटिव है किस किस वजह से, ट्रांजैक्शन करने के लिए, अलग अलग तरह के थिंग्स को ट्रांजैक्ट करने के लिए ये करेंगे, ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा मोटिव है ये रखेंगे पैसे प्रिकॉशनरी मोटिव से, प्रिकॉशन को ध्यान में रख के कि आगे जाकर हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। और तीसरा मोटिव है स्पेक्यूलेटिव मोटिव, कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट अब आगे हो सकती है। ठीक है, प्रिकॉशन मीन्स वी विल कीप सम मनी, कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ आ गया तो यूज़ करेंगे। स्पेक्यूलेटिव मीन्स फ्यूचर में हमें इन्वेस्ट करना है ये पैसा, दैट। तो ये तीन मोटिव्स, और कौन सा मोटिव नहीं है, प्रेफरेंसेस मोटिव तो यहाँ पर है ही नहीं, तो सी वुड बी द राइट आंसर। 41, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ डैश टेनोर्स टू फैसिलिटेट मॉनेटरी ट्रांसमिशन सपोर्ट क्रेडिट ऑफ टेक। ठीक है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस किए गए थे, तो इसका टेनोर कितना है। आई टोल्ड यू ड्यूरिंग द सेशन, पॉज द वीडियो एंड टेल मी द आंसर। ठीक है, रेपो ऑपरेशन तो 1 डे का होता है, टर्म रेपो होता है 14 डेज 28 डेज ऐसा। अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, this is for 1 to 3 years, B. Okay, 42, which among the following statement is correct with respect to the structure of monetary policy committee। तो monetary policy committee की बात करें तो यहाँ we have ये कमिटी होती है सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में है उसे कैरी आउट किया जा सके। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, आरबीआई के पास एक मैंडेट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, आरबीआई एक्ट में ये टास्क दिया हुआ है कि भाई अगर आपका इन्फ्लेशन रेट इंडिया में, जो इन्फ्लेशन रेट हमने कैलकुलेट किया था याद है, अगर वो इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% एंड टारगेट 4% है, अब 2 से 6% के बाहर जाएगा तो दैट इज़ आउट ऑफ द लिमिट, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, जाने नहीं चाहिए 2 से 6% से बाहर। तो दिस इज द मेन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन इससे बाहर जाना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस वजह से बनाई गई है इंडिया में, और इसमें है 6 मेंबर्स, जिसमें से 3 मेंबर्स है फ्रॉम द साइड ऑफ आरबीआई एंड 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 मेंबर्स कौन है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, देन वी हैव आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर, वन ऑफ देम, एंड 1 डायरेक्टर भी होते हैं, एंड डिफरेंट 3 मोर ऑफिशियल्स। ये फ्रेमवर्क, और इससे रिलेटेड आरबीआई के सेक्शन 45ZB में दिया हुआ है कि ये ऐसा ऐसा कंस्टिट्यूट किया जाएगा। और कौन होता है चेयरपर्सन इसका, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्चुअली द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, डेप्यूटी गवर्नर इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंचार्ज होता है। ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 43, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो है कैसे होती है, ईयरली बेसिस पे एटलीस्ट 4 टाइम्स होनी चाहिए। ठीक है, बट ईयरली बेसिस पे 6 टाइम्स जनरली करते हैं, एवरी 2 मंथ्स में ये मीटिंग होती है। ओके, तो 2 मंथ्स में जब होती है ये मीटिंग,
तो जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग होने और उसके डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं उसके 7 डेज पहले एंड 7 डेज बाद एक साइलेंट पीरियड जो है आता है। यानी कि यहाँ पर मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं होगी कि किस तरीके के डिसीजंस हम ले रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, 7 डेज पहले एंड 7 डेज बाद। ठीक है, तो साइलेंट पीरियड स्टार्टिंग कितना डेज बिफोर एंड एंडिंग कितना डेज बाद, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 7 and 7 days, बी वुड बी द राइट आंसर। 44 which among the following is or are the objectives of fiscal responsibility and budget management act। तो प्रॉपरली हमें पता है ये जो एक्ट है ये फिजिकल, इसका आपको आइडिया होगा, तो यू कैन गो थ्रू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। ये जो एक्ट है जैसा आरबीआई एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। आरबीआई एक्ट इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है ये फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी जो आरबीआई चलाती है, राइट। तो फिजिकल पॉलिसी का मेन जो एम है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ये जो एक्ट है ये बताता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ करना है तो आपको अपना डेफिसिट्स जो है वो बहुत ही कम रखना होगा। इनफैक्ट द एक्ट सेज इट शुड बी 0, बट ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये डेफिसिट को कम करने से रिलेटेड ये एक्ट लाया गया था सिंपली, ठीक है। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के मेन एम्स क्या है, लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाइल जनरेटिंग बजट सरप्लस, डेफिसिट ने सरप्लस जनरेट करना है, यस। इंट्रोड्यूस पोटेंशियल डेट मैनेजमेंट, कि आप बोरोइंग्स वगैरह जो कर रहे हैं उससे एक डेट ट्रैप में फंसते जा रहा है गवर्नमेंट, तो उसे कम करना है। ट्रांसपेरेंट फिजिकल मैनेजमेंट सिस्टम, तो फिजिकल मैनेजमेंट जो किया जा रहा है यानी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो। रिमूव फिजिकल इम्पेडिमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग अ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क फॉर बजटरी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फिजिकल जो इम्पेडिमेंट्स है, फिजिकल यानी कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इश्यूज है विथ रेस्पेक्ट टू मैनेजिंग द बजट, इसे रिमूव करना है। एंड मीडियम टर्म में किस तरीके का फ्रेमवर्क, कैसे हम इस डेफिसिट को मैनेज कर पाएंगे, ये चीज़ भी डिसाइड करना। तो चारों चीज़ है, सो डी ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर। 45 ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्टेड फैक्टर कॉस्ट ओवर हियर। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो जनरली कैलकुलेट करते हैं ये दिया हुआ है, ओके। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इससे हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो पहले जीडीपी से एनडीपी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, ओके। तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी इन्वेस्टमेंट का नेट ये होता है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया उसमें से जो डेप्रिसिएशन में जा रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जीडीपी में से जो भी डेप्रिसिएशन में जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, इजंट इट। तो क्या होगा ये, जीडीपी इज 1000 बिलियन माइनस डेप्रिसिएशन में कितना 0.05 बिलियन जा रहा है, तो ये हमारा होगा 999.95 बिलियन, ओके। ये हमारा एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ओके। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, मार्केट प्राइस में से हम टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सब्सिडीज ऐड करेंगे। दिस ऑलरेडी टोल्ड यू, ये फॉर्मूला पहले ही बताया हमने। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू ये है 999.95 माइनस टैक्सेस कितने हैं 5 बिलियन प्लस सब्सिडीज कितने हैं 3 बिलियन, तो -2 हो रहा है, तो 997.95 बिलियन इज द राइट आंसर फॉर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड सो ए वुड बी द राइट आंसर वो है। समझ में आया, एंड जीडीपी से एनडीपी डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि हमने नॉर्मल खर्चा कितना किया है, रिप्लेसमेंट ये सब को हटाकर नॉर्मल खर्चा, दैट इज अ नेट इन्वेस्टमेंट। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट जो मार्केट प्राइस में है उसे फैक्टर कॉस्ट में कैसे, मार्केट प्राइस में से टैक्स हटाकर सब्सिडी, जो टैक्स एक्स्ट्रा लगा है वो सब हटाओ, तो मार्केट में जो प्राइस है जस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए तो वो हटाकर सब्सिडी का कॉस्ट ऐड कर दिया, तो विल बी गेटिंग दिस 997.95, ए वुड बी द राइट आंसर। अब ये देखिए कंसिडर द फॉलोइंग, एंड जीडीपी जो है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, ओके। तो कंजम्पशन ऑन फूड 100 crore, purchase of machinery by firms 100 crore, salaries of the government employees 200 crore, revenue from exports ये 100 crore है, import for consumption worth 100 crore, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जीडीपी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर वाला, जिसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन बाय द हाउस होल्ड्स
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, एंड एक्सपोर्ट्स पे जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट्स पे जो इनकम है वो माइनस इंपोर्ट में जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। ये सब जब हम कैलकुलेट करेंगे विल बी गेटिंग दिस। अब कंजम्पशन जो है वो 100 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है यहाँ पर सैलरीज फर्म्स के द्वारा दिए जा रहे हैं वो 100 करोड़ है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है 200 करोड़ है, एंड एक्सपोर्ट पे हमें कितना मिल रहा है 100, एंड इंपोर्ट पे हम 100 खर्च कर रहे हैं, तो ये हट गया एंड ये पूरा ऐड हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो दिस वुड बी 400 करोड़। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर, ए 400 करोड़ वुड बी द आंसर। तो सारे न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। This is something that you have to answer. Which among the following is the inflation target for the time period of 1st April 2021 to 31st March 2026 under the inflation targeting framework of RBI? ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो RBI का है इसमें कौन सा टारगेट दिया हुआ है, ये चीज पूछी जा रही है। तो ऑब्वियसली द ऑप्शंस आर 4% प्लस और माइनस 2%, 2% प्लस और माइनस 2%, 6 प्लस और माइनस 2% एंड 2% प्लस और माइनस 4%। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट टारगेट है दैट इज 4%, एंड इसके ऊपर और नीचे 2% जो है वो आपका अलाउ किया गया, एंड द रेंज दैट इज वाइज 2% से लेके 6% तक का यहाँ पर रेंज है। ठीक है, तो 4% प्लस और माइनस 2% इज एक्चुअली द टारगेट। जनरली हम इसे आइडेंटिफाई करना सही से समझ नहीं पाते, तो कई लोग ये 2% प्लस और माइनस 4% भी कर देते हैं। ओके, तो 4% में +2 and -2 and +2, this is something that is allowed. So that is called 4% plus or minus 2%. So A would be the right answer. 48, the Reserve Bank of India's dovish monetary policy, which among the following? ठीक है, यहाँ पर dovish monetary policy के बारे में कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है? ओके, तो dovish monetary policy and hawkish monetary policy, these are the two monetary policy of Reserve Bank of India. अब इसका मतलब क्या है? तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपैंड करना चाहता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से कहा जाता है, एंड इट्स कॉल्ड डविश मॉनेटरी पॉलिसी। डव मतलब बर्ड है विच इज़ वेरी स्वीट एंड नाइस। ठीक है, तो दैट। अब इसके अलावा वी हैव द कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ व्हेन द मनी सप्लाई जो हमारी इकोनॉमी में उसे रिड्यूस करना चाहती है आरबीआई। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इसको एक्चुअली हम कहते हैं द हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉक एक स्वीट सा बर्ड है, डव। हॉक इज दिस ईगल जो तुम देखते रहता है। तो रिडक्शन हम कर रहे हैं इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये अगर हम देखें इसमें वी हैव क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली एक स्टेप होगा अगर आप रिजर्व रेशियो जो है वो कम करेंगे। पहले 30% था, तो बैंक में अगर 100 रुपीज़ आ रहा है तो 70 रुपीज़ इकोनॉमी में जा रहा है। हमें एक्सपैंड करना है इस चीज़ को, जो पैसा हमारे इकोनॉमी में जा रहा है, तो वी हैव रिड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर मनी टू 10%। अब इकोनॉमी में कितना 90% मनी जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एंड ये जो एक्सपैंड किया जा रहा है इस तरीके से, हियर व्हाट आर वी यूजिंग, वी आर एक्चुअली इंक्रीज, वी आर एक्चुअली जो रिजर्व रेशियो है उसे हम डिक्रीज कर रहे हैं, रिजर्व रेशियो से हम कम कर रहे हैं, तो दैट इज एक्सपेंशनरी डविश मॉनेटरी पॉलिसी। इसी के सामने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, तो दिस सपोर्ट्स ग्रोथ, इजंट इट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ वी से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पर हम देखेंगे कि जो रिजर्व्स इसे हम कम कर रहे हैं, रिजर्व कम करने पे रिजर्व रेशियो इज एक्चुअली रिजर्व्स जो है उससे हम बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज इकोनॉमी में हम पैसा जो है कम चाहते हैं कि कम पैसा जाए, तो वी वांट इंक्रीज द मनी इन द इकोनॉमी। वी विल एक्चुअली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली कम करना चाहते हैं 70 से कम। तो इफ़ वी से इनिशियली द रिजर्व रेशियो वाज 30 और 100 रुपीज़ में से 70 रुपीज़ इकोनॉमी में जा रहा है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा, ये पैसा हम कम करना चाहते हैं, सॉरी फॉर द मिशअप, तो यहाँ पे से ये पैसा कम करना चाहते हैं, तो वी विल इंक्रीज द रिजर्व रेशियो 40 कर दिया, अब यहाँ इकोनॉमी में 60 जाएगा, तो वी विल इंक्रीज द रिजर्व रेशियो। ठीक है, रिजर्व रेशियो इंक्रीज करते हैं, जब इंक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन को हम कॉम्बैट कर रहे हैं। ओके, जब पैसा लोगों के हाथ में कम है तो वो खर्च कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट किया। नो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है डविश मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंक्रीजेस टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, येस। इट इज यूज टू कॉम्बैट अनएम्प्लॉयमेंट, नो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ वगैरह इससे रिलेटेड है। इट इज़ यूज टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए नहीं है। डिक्रीजेज द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, नो। ठीक है, तो मेनली इट इज़ यूज टू इंक्रीज
ग्रोथ। तो ये एक लेवल पे सही जवाब हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कॉम्बैट करेंगे। बट मेन थिंग, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर इज इंक्रीजेस द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सो यहाँ पर हमारा जो डविश मॉनेटरी पॉलिसी है, द आंसर हियर वुड बी ए। ठीक है, इंक्रीजेस द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन आरबीआई परफॉर्म्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर दोस्त जिसमें आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में जंप करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करने लगता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का पार्ट है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई सेल कर रहा है इन द इकोनॉमी, तो ऐसे सेल करने पे वी कैन से कि जो भी सेल किया उस पर पेमेंट्स आएंगे फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो इकोनॉमी में इतना मनी था, उसे कम करने के लिए आरबीआई एक्चुअली ये चीज करता है। और ये कब हुआ था? जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारा पैसा हमारे इकोनॉमी में था, तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने आरबीआई खुद ही मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच कूद गया। अब इन्वेस्टर्स से दो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दो, ऐसे करने पे आरबीआई हैज टू मेक द पेमेंट। तो जब इकोनॉमी में मनी का सप्लाई को बढ़ाना है तो आरबीआई विल डू दिस। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस दोनों ही हैं। तो इंजेक्टिंग मनी इनटू द इकोनॉमी, यस। सकिंग मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी, यस। कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, यस। ठीक है, तीनों ही चीजें हैं। सो डी वुड बी द राइट आंसर। दोनों ही केसेस में आरबीआई इज एक्चुअली डूइंग दिस। इफ यू हैव आंसर्ड डी, गिव अ पॉइंट टू योरसेल्फ। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट्स क्या है? ऐसे रिसीट्स जिस पर गवर्नमेंट को एक्चुअली प्रॉफिट होगा आगे जाकर, राइट? और ऐसे रिसीट जो, और या फिर लेटर ऑन लॉस होगा, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉफिट वाले कौन से हैं? जो गवर्नमेंट ने अगर लोन दिया है किसी को, ठीक है, तो ये प्रॉफिट वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, कैपिटल रिसीट्स रिसीव किया जा रहा है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, जो डेट क्रिएट नहीं कर रहा, ऐसे वाले। तो दैट्स कॉल्ड नॉन डेट। ये डेट क्रिएट कर रहा है ना, आपने पैसे रिसीव तो किए हैं लेकिन वो लोन वाले पैसे, लेटर ऑन यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो नॉन डेट इज प्रॉफिट किस किस में हो रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लोन दिया है, ठीक है, तो वो तो एक्सपेंडिचर हो गया। वो लोन पर पेमेंट वापस आया, तो दैट इज समथिंग। देन वी हैव डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी कंपनी में जो स्टेक है वो डिसइन्वेस्ट करके किसी और को सेल कर दिया, तो दैट वन। ठीक है, मार्केट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मार्केट बोरोइंग नहीं आएगा। सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स आर रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, जो लोन्स है उनको रिकवर किया जा रहा है, राइट? तो दैट इज वन पार्ट। डिसइन्वेस्टमेंट रिसीव्स, दिस इज अनदर पार्ट। सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ठीक है, तो सिक्योरिटीज ऐसे गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है जो पेमेंट्स है, और इस स्मॉल सेविंग्स, तो गवर्नमेंट इज रिसीविंग सम पेमेंट्स। स्मॉल सेविंग्स होते हैं, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, जिसमें गवर्नमेंट थोड़ा फंड्स रिसीव कर रहा है। वी ऑल्सो मेक द पेमेंट लाइक एनपीएस वगैरह, बट गवर्नमेंट को इसको इंक्रीज करके लेटर ऑन, दिस इज लाइक अ लोन दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग एंड पेमेंट बैक करना पड़ेगा। तो ये डेट क्रिएटिंग ही है, ये दोनों डेट क्रिएटिंग नहीं है। तो दैट इज वाई 3 and 4 ओनली सी वुड बी द राइट आंसर। ओके, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अब ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो योर स्कोर। प्लीज अपना स्कोर जरूर बताइएगा मुझे। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट डेट व्हेन बजट इज प्रेजेंटेड इन इंडिया? 1 February, 1 March, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, और 1 January? ओके, तो पहले ये थोड़ा सा सोच लीजिए, इससे रिलेटेड हमारे चैप्टर नंबर 19 में है, एंड दिस वाज ऑल द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो काफ़ी क्वेश्चंस इनोवेटिवली आपको दिए गए हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए गए हैं, तो मॉड्यूल बी में से ये सारे क्वेश्चंस हैं। एंड लेट मी सी कि कौन इस क्वेश्चन का सही जवाब देता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, वी आर प्रोवाइडिंग वंडरफुल कोर्सेज फॉर यू। आप यहाँ जो गूगल है उसमें आप टाइप करेंगे एंड यहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं टू द जैब कोर्सेज, एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेक आउट दीज कोर्सेज। ठीक है, तो वी हैव द मास्टर कोर्स जिसमें आपको 4 कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू फुल सिलेबस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स कवर किए जा रहे हैं। एंड इफ़ यू आर लाइक कि नहीं एक एक सब्जेक्ट का ही चाहिए, तो उसका भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। तो ये फुल सिलेबस कवर हो रहा है, साथ के साथ
ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज एंड ऑल्सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स। ये 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ईच एंड एवरी कंपोनेंट के हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। एंड एग्जाम से पहले रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो फॉर दैट रिविजन पर्पस लाइव क्लासेस भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आवर सुपर क्रैश कोर्स, जिसमें जस्ट इन 12 डेज ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स से कवर कराया जा रहा है थ्रू लाइव क्लासेस। सो प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सुपर क्रैश कोर्स। जैब एंड कैप का कंप्लीट मास्टर कोर्स भी है, जहाँ पर जैब के 4 कंपोनेंट्स एंड कैप के 4 जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है उनका भी बहुत ही बढ़िया कोर्स हमने बनाया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जहाँ पर आपको सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल आपको जो है फुल एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।